जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए वेक्टर्स। वेक्टर्स से पहले मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा हो तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी पढ़ लेना। और दूसरी चीज, वेक्टर्स के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आज अपन वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो वेक्टर में है क्या। वेक्टर, सबसे पहले तो वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, मतलब डायरेक्टली ऐड नहीं होते। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसके लिए अलग लॉ बने, अलग रूल्स हैं, वहीं से ये ऐड होंगे। ठीक है, उन रूल से ये ऐड होंगे। क्लियर है। तो वेक्टर्स क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude, direction and it obey vector law of addition. Vector laws of addition. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ही ये ऐड होंगे। अदरवाइज अपन बोले कि 3 + 5 8 होता है, तो वेक्टर में नहीं होगा। एक वेक्टर दे रखा है 3 वेक्टर, दूसरा वेक्टर दे रखा है 5 वेक्टर, तो 3 + 5 8 मत कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपने पास में एक और फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर, अब ये स्केलर क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which only have magnitude, ठीक है, but not have डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती। इस वेक्टर के कुछ एग्जांपल, तो इस वेक्टर के एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, और फोर्स हो गई है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी, देखो स्केलर क्वांटिटी जिनके पास में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यूनिट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो देखो इसके एग्जांपल क्या होंगे? इसके पास में डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पीड, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास में डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मैं स्पीड को बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड, किसी बॉडी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, इन ईस्ट, इन वेस्ट। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, मतलब समझाएंगे। ठीक है, सब समझेंगे। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो ना ही तो स्केलर है और ना ही वेक्टर, मतलब स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी होगी? फिर उन क्वांटिटीज को नाम दिया गया टेंसर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? टेंसर क्वांटिटीज। अब ये टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है? देखो टेंसर, अब टेंसर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन मल्टीपल डायरेक्शंस है, एक ही डायरेक्शन नहीं है, मल्टीपल डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शंस अपन ऐड नहीं कर सकते वेक्टर लॉ से। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर एक ही डायरेक्शन नहीं है। एक सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन हो तो बात है, पर इनके पास में मल्टीपल डायरेक्शन है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and multiple
डायरेक्शंस, और हमको इन्हीं सब डायरेक्शंस, इसके पास में बहुत सारी जो भी डायरेक्शन है, इन सब डायरेक्शंस के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, वी बॉदर अबाउट ऑल ऑफ इट्स डायरेक्शन। यहां पे अपन को इसकी सारी डायरेक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा, सारी डायरेक्शंस। जैसे स्ट्रेस, एग्जांपल क्या है इसका, स्ट्रेस, स्ट्रेस, और स्ट्रेन ले लो। स्ट्रेस और स्ट्रेन आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी समझा देता हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से लग रहा है ये आता पता नहीं। ठीक है, स्ट्रेस लग सकता है इलोंगेशन में भी लग सकता है, कंप्रेशन में भी लग सकता है। स्ट्रेन के अंदर भी ऐसा ही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम के अंदर अगर चेंज हो रहा है, जैसे ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, और ये ऐसा कुछ हो गया, फर्दर ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो हर तरफ से कंप्रेस हुआ ना भाई, यहां से भी फोर्स लगी होगी, इधर से भी लगी होगी, इधर से भी लगी होगी, इधर से भी लगी होगी, हर हर पॉइंट पे इसके फोर्स लगी होगी। ठीक है, हर तरफ से फोर्स, हर एरिया पे फोर्स लगी होगी, तभी ये कंप्रेस हो। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसके पास में मल्टीपल डायरेक्शन है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है इसकी रैंक से। ठीक है, टेंसर ऑफ जीरो रैंक, जीरो रैंक टेंसर, है ना, फर्स्ट रैंक टेंसर और सेकंड रैंक, तीन रैंक होती है इसके पास। जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट रैंक टेंसर क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर, और सेकंड रैंक को बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, ये रैंक के ऊपर डिवाइड है। वैसे टेंसर अभी अपने कोर्स में सिलेबस में नहीं, पर जेई के अंदर पूछ लिया जाए तो बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, बताना पड़ेगा। जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी, फर्स्ट रैंक टेंसर क्वांटिटी, सेकंड रैंक टेंसर क्वांटिटी, जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज होती है, फर्स्ट रैंक, वेक्टर, और फिर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अभी अपने कोर्स में नहीं। ठीक है, ये वाली स्केलर तो पता ही है, वेक्टर पता ही है। ठीक है, जिसके पास में क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो ओबे मतलब फॉलो करे किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज। जिनके पास में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर होगी, जीरो रैंक, जीरो रैंक टेंसर बोले या फिर। ठीक है, सेकंड रैंक मैट्रिसेस होती है। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ये दिख रहा है नीचे का, यहाँ का एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चल बढ़िया बात। ठीक है, उतार लो इसको फटाफट, उतार लो, फिर वेक्टर के बारे में देखते हैं। लिख लिया? देखो भाई, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब वेक्टर जो है, इन वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये चीज देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ऐसे। इसमें ये वाला पार्ट तो जो होता है ना, इसको बोलते हैं हेड, हेड ऑफ अ वेक्टर। और ये वाला पार्ट क्या है, ये है टेल, टेल ऑफ अ वेक्टर। और ये जो लेंथ होती है,
ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ए वेक्टर, तो ए पे ऐसे एरो, ऐसे मतलब ना देना ये ए वेक्टर नहीं है भाई, इस डायरेक्शन में मत लगा देना, ठीक है, ऐसे ही लगेगी। क्लियर? ये नहीं है बेटा। आगे समझ में? ये तो इसकी क्या होती है? मैग्नीट्यूड। जो लेंथ है ना वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड। आगे वाला पोर्शन हेड और पीछे वाला पोर्शन टेल। ठीक है, आ गया? अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कुछ टाइप्स हैं, पहले वो टाइप्स पढ़ते हैं फिर आगे जाते हैं। तो देखो वेक्टर के टाइप्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट रहता है अपने पास में पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? जो क्या बताए? जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताए। एक्स वाई जेड तीनों में भी बता सकता है, एक्स वाई प्लेन में भी बता सकता है। कहां से बताए? ओरिजिन से बताए। किसके ओरिजिन से? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जानते हो ना, एक्स वाई जेड, उसका ओरिजिन 0,0,0, तो वहां से क्या बताएगा? ये पोजीशन बताएगा। ठीक है, those vector which define the position of a particle in space ठीक है, स्पेस के अंदर पोजीशन बताएगा पार्टिकल की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, या फिर फ्रॉम द ओरिजिन लिख लो, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंक, भाई साहब इंक नहीं डाली आज, अभी डाल देते। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से। क्लियर है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से क्या बताएगा? पार्टिकल की पोजीशन बताएगा। जैसे देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और y एक्सिस, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है p पार्टिकल। ये ओरिजिन है 0,0, यहां से यहां तक ये r वेक्टर और ये एंगल थीटा फ्रॉम x एक्सिस से एंगल बनाया इसने थीटा। यहाँ पे इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करें फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से, उसी को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? उतारो इसको फटाफट, एक बार मैं इनके डाल लेता हूं। पहले इंक डालना भूल गया था आज। बना लिया, लिख लिया पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? सेकंड आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेकंड क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर होता क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अब देखो पार्टिकल यहां से, जैसे मान लो कि यहाँ पे t टाइम में पहुंचा, और t टाइम के बाद में यहाँ पे कुछ टाइम डिफरेंस के बाद में यहाँ पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे आ गया, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ में, ठीक है, क्लियर है? डायरेक्शन के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, डायरेक्शन के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, देखो दोज वेक्टर which changes its direction with
रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। तो देखो जैसे यहां से इस पॉइंट पे टी टाइम पे पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर सम टाइम टी, जो भी टाइम है टी के बाद में, और यहाँ पे पहुंचा टी डैश के बाद। तो ये वाला वेक्टर है r1 वेक्टर और ये वाला वेक्टर है r2 वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली होगी डिस्प्लेसमेंट, ये वाली होगी डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां में तो ये होगा डेल्टा r वेक्टर। क्लियर है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, और ये वाली क्या है, r2 वेक्टर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t डैश। t डैश टाइम के बाद में पार्टिकल की पोजीशन और t टाइम के बाद में पार्टिकल की पोजीशन, तो इनके बीच में जो चेंज आया किसमें, डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डेल्टा r वेक्टर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर है, आगे समझ में आ रहा है। उतारो फटाफट, इधर वाला तो उतार ही लिया होगा तुमने। देखो फटाफट फटाफट थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। सर थ्योरी तो हमें आती है, मत पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ। अरे बेटा थोड़ी सी थ्योरी समझो। ठीक है, देखो थर्ड अपने पास में आता है, थर्ड अपने पास में आता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई इनिशियल पॉइंट हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, दोज वेक्टर्स which have starting point, ठीक है, जिनके पास में स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और भी हो सकता है, वेलोसिटी के पास में भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास में भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। फिर अपने पास में फोर्थ आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर जनरली कोई भी चीज रोटेट कर रही है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है। कोई भी रोटेशन हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है कौन, एक्सियल वेक्टर। क्लियर है। दोज वेक्टर which represents the rotational effect, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको एक्सियल वेक्टर। अच्छा एक और चीज, इनके पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है। क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है भाई। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। अच्छा इसका एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, आगे बस समझ में, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब एक्सियल वेक्टर। ठीक है, क्लियर है, आ गया, यहां तक आ गया ना। अब देखो मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करें। क्लियर है ना। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अपन लिखते हैं फिफ्थ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो देखो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, पहले तो ये बताओ। वेक्टर के पास में दो चीजें होनी चाहिए, क्या? एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसके पास में डायरेक्शन। ये ए कैप जो है ये डायरेक्शन देती है वेक्टर की। ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ए कैप को यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। और ये क्या देती है? डायरेक्शन देती है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो ए कैप निकालेंगे। क्लियर है? या फिर एंगल निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए से भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? निकालने के लिए भी आगे बता देंगे कैसे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाला जाए। अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर अपन को दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये सर आई कैप जे कैप के कैप कहां से आ गया, ये क्या है? देखो, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई में रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से और जेड में रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। होता क्या है मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर? इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है? फिर अपन 6 देखते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को मैंने जस्ट अभी बताया ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फॉर्मूला अपने पास में ये रहा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, यही होता है। तो ए कैप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस तरीके से निकालेंगे। और ये हमेशा क्या आएगा? इस ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या आएगा? 1। यूनिट वेक्टर ना, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब अपन देखते हैं नल वेक्टर, 7th। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर या फिर इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, दोज वेक्टर whose magnitude is 0। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो ये क्या होगा? नल वेक्टर होगा। क्लियर है? उतार लो इसको फटाफट यहां तक। ठीक है, बनाओ फटाफट बनाओ। हो गया? आगे समझ में? ठीक है। देखो भाई, अब करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं या दो से ज्यादा वेक्टर दे रखे हैं तो उनके लिए एडिशन होगा। अब मैंने बताया था कि एडिशन पर्टिकुलर ऐसे नहीं होता कि 3 + 5 8 हो जाए, 2 + 3 5 हो जाए, यहाँ पे एंगल का भी लोचा है। तो देखेंगे, तो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्योंकि डायरेक्शन होती है ना वेक्टर में, इसलिए नॉर्मल एडिशन तो नहीं होगा, नॉर्मल एडिशन तो नहीं होगा, डायरेक्शन होगी। तो फर्स्ट अपने पास में लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ। सेकंड आता है अपने पास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। अच्छा, ये दोनों ही लो जो है ना, ये फॉर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। और थर्ड लॉ आता है अपने पास में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ, ठीक है। इसमें अपन फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, कितने भी वेक्टर दे रखे हो सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि भाई पहला फर्स्ट काम क्या करो, आप जो भी आपको वेक्टर दे रखे हैं उनकी प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर उनको ड्रॉ कर दो। ड्रॉ द वेक्टर इन प्रॉपर लेंथ एंड डायरेक्शन। तो देखो मैं इस चीज को यहां पे कर देता हूं नीचे, या फिर मैं इधर ही दिखाऊं साथ में। तो देखो हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर और ए बी वेक्टर माना ऐसे, तो हमने प्रॉपर लेंथ के अंदर जो लेंथ थी ए वेक्टर की ये रही, बी वेक्टर की ये कर दिया ड्रॉ। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? फिर क्या करना है, सेकंड में फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर टू द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो हमने यहां देखो ए वेक्टर ऐसे था, बी वेक्टर ऐसे था, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? फिर क्या करना है, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर from the tail of first vector to the head of second vector, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करवाना है, और ये क्या होगा अपना आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आया समझ में? दो वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हैं। करना क्या है, पहले तो जो भी वेक्टर दे रखे हैं उनको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद में जो सेकंड वेक्टर है उसको फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलाओ, ठीक है। नहीं, फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर को ज्वाइन बना लिया है, फिर उसके बाद में ज्वाइन करवाना है बी वेक्टर की टेल को, यहां पे ज्वाइन करवाओ, तो बी वेक्टर की टेल को हेड से ज्वाइन करवाया। फिर रिजल्टेंट वेक्टर, तो ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, और आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, उतारो फटाफट। ये फर्स्ट लॉ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखो इसमें, इसी चीज में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अगर अपन को ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है थीटा, गिवन है। गिवन क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में तो है नहीं है, एक डायरेक्शन में होता है सीधे ही ऐड कर देते हैं, पर अभी नहीं करेंगे। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है,
अच्छा, अपोजिट भी नहीं बोल सकते, अलग अलग डायरेक्शन है, डिफरेंट डायरेक्शन है, और एंगल है थीटा दोनों के बीच। क्लियर है? अब इसमें यहां से इसका मैग्नीट्यूड है b, तो ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं अपन, ये वाली लेंथ h, और ये वाली लेंथ अपन ले लेते हैं इसको x। दोनों लेंथ निकालनी है, h भी निकालना है और x भी निकालना है। निकाल देंगे, देखो h निकाल के बताते हैं पहले। तो ये ट्राइंगल ऐसे कुछ है जिसमें अपने पास में ये b है, ये x है और ये h है, और ये एंगल थीटा है। तो मैं एक बार तो साइन थीटा ले लूं, साइन थीटा, क्योंकि मैंने कंपोनेंट्स अभी डिवाइड करना नहीं सिखाया, नहीं तो फिर डायरेक्टली कंपोनेंट से हो जाएगा, पर अभी कंपोनेंट्स नहीं सिखाए, तो इस वजह से मैं एंगल ले रहा हूं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेन्यूस b है, तो h इज इक्वल्स टू b साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब इसकी वैल्यू तो होगी b साइन थीटा, और x की वैल्यू क्या होगी, तो अपन cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है? तो बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूस b, तो x इज इक्वल्स टू b cos थीटा, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या होगी, b cos थीटा होगी। क्लियर? अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या, मैं नामकरण करूं, नामकरण करते हैं पी क्यू आर, आर तो नहीं, पी क्यू टी कर देते हैं, ठीक है? पी क्यू टी। तो इन ट्राइंगल पी क्यू टी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो कौन सी थ्योरम लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, अच्छा मैग्नीट्यूड लेना है सबका, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये था ना, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे h क्या है, r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है भाई, अंडर रूट नहीं, इधर होगा, आगे देखते हैं। देखो h क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, b sin थीटा है, b sin थीटा है, तो b sin थीटा का क्या लेना है, स्क्वायर, तो b sin थीटा का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस x प्लस a है क्या, और x की वैल्यू b cos थीटा है, तो a प्लस b cos थीटा लिख दें, a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अरे समझ में आया क्या, नहीं आया? देखो b sin थीटा तो परपेंडिकुलर, और बेस a प्लस x होगा, और x की वैल्यू b cos थीटा है, तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है? आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? तो क्या होगा 2ab cos थीटा, यही होगा। देखो यहां से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं और बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। 10th क्लास में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ये वाला प्लस b स्क्वायर ये वाला प्लस 2ab cos थीटा, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। दिख रहा है क्या? ओहो देखते हैं, देखो ओहो दिख रहा है सर, परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है? दिख रहा है ना, आगे बात समझ में? तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? क्लियर है? आ गया समझ में? रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर? आ गया? पक्की बात? ठीक है, उतारो इसको। ठीक है, उतार लिया। अच्छा, एक और चीज, मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करा तो ये आर वेक्टर आया, इस आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये कैसे निकलेगी, तो यहां से अपन ने ये एंगल मान लिया अल्फा है, तो बस इस अल्फा एंगल को निकाल दो, ए वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल को निकाल दो। तो यहां से अल्फा एंगल कैसे निकलेगा भाई, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लो, tan अल्फा निकाल लो। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है ना h, h अपॉन बेस क्या है a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। तो tan अल्फा h क्या है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, tan अल्फा ये होगा। क्लियर है? जिस अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम किससे, ए वेक्टर से, ए वेक्टर से एंगल। अगर ये बी वेक्टर से पूछ ले तो फिर, अगर बी वेक्टर नीचे आ जाए और ये से हो जाए तो फिर बी वेक्टर से कुछ नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बी साइन थीटा लिखा है तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है? ये डायरेक्शन आ गई। पर्टिकुलर अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो एग्जैक्ट डायरेक्शन मतलब एंगल कितना होगा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है ना? आगे समझ में? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, उतार लो फटाफट। ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया है, उतारो फटाफट। ठीक है, मिटा दे। देखो अब सेकंड बताओ सर, सेकंड पैरेललोग्राम है, एग्जैक्ट आर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब सेम आएगा, सब सेम आएगा, पर करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब तरीका कैसे बदलेगा, अरे कैलकुलेशन नहीं बदलेगी भाई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दो वेक्टर्स को ही ऐड करेंगे, इसमें भी दो वेक्टर्स को ही ऐड करेंगे, पर इसमें कैसे ऐड करेंगे, इसमें पैरेलल शिफ्ट करवा के ऐड करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे फिर ऐड होगा। देखो कैसे, कि एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे दे रखा है और बी वेक्टर भी ए वेक्टर की टेल से ही दे रखा है। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, या इन दोनों के बीच से एक रिजल्टेंट निकलेगा आर वेक्टर, इन दोनों के बीच से ही निकलेगा। वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अब ये कैसे करेंगे, और आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के साथ में एंगल बनाएगा अल्फा। अभी देखते हैं धीरे धीरे सर। इसमें क्या करेंगे, ये बी वेक्टर जो है ना, इस बी वेक्टर को उठा के ऐसे पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे आगे। ऐसे हमने पैरेलल शिफ्ट करवाया बी वेक्टर को,
ठीक है, बी वेक्टर हमारा ऐसे पैरेलल शिफ्ट हुआ, यहां से उठाया और ऐसे पैरेलल शिफ्ट करवा दिया। अब इसको एक्सटेंड करने पे ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा क्या? इस ए वेक्टर को हल्का सा एक्सटेंड किया है और एक्सटेंड करने पे ये वाला एंगल थीटा ही होगा। अरे भाई दोनों पैरेलल ही तो हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब यहां पे ये वाली हाइट अपन निकाल सकते हैं, ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। ये बी वेक्टर है आपका, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो ये थीटा है। वैसे ही जैसे अपन ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया, क्या किया था, कॉस थीटा लिया एक बार, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस बी है, बेस अपन ने एक्स माना था और ये वाई माना था, तो इसको बेस को क्या लिख देंगे, बेस को लिख देंगे एक्स अपॉन बी, और एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू तो बी कॉस थीटा आ गई है। ऐसे ही मैंने साइन थीटा लिया एक बार, साइन थीटा लिया तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेनियस बी है, तो यहां से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से वाई की वैल्यू बी साइन थीटा हो जाएगी। क्लियर है इतना, तो वाई की वैल्यू बी साइन थीटा हो गई है। यहां तक तो समझ में आया था, क्लियर है। और वैसे ही जैसे अपन ने बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन पी क्यू आर, है ना, ये पी क्यू आर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर यहां पे क्या होगा, पाइथागोरस लगाओ, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस से क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये रूट बाद में करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। और ऑन सॉल्विंग दिस आर की वैल्यू क्या आएगी, मैंने सॉल्व करवा रखा है ट्राइंगल वाले में, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, ये वाली वैल्यू आएगी आर की, ये आर मैग्नीट्यूड आ गया, यहां से भी सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा, यहां से भी सेम ही मैग्नीट्यूड, पर यहां से किया क्या है, इसको पैरेलल शिफ्ट करवा के किया है। पहले वहां पे क्या किया था ट्राइंगल लॉ में, ट्राइंगल लॉ में ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा था अपन को, और ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड को, सॉरी ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल को मिलाया था, ठीक है, और फिर इस यही प्रोसीजर से अपन ने आर वेक्टर निकाला था। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस हैं, देखो केस क्या है, केस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, अगर थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, 0 डिग्री, थीटा 0 हो जाए तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो आर इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर r, एंड r इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है, केस फर्स्ट समझ में आया। अब देखो केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड में हमने क्या किया, अच्छा यहां पे अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो ना आप लोग, अल्फा की वैल्यू वही tan अल्फा करके इधर निकाल देता हूं मैं, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है b sin थीटा, बेस क्या है a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है, यही होगा। अच्छा इसी में देख लेते हैं, मैं केस 2 अभी वापस से करवाता हूं, रुको देखो, इसी में मेरे को अल्फा भी चाहिए, tan अल्फा, तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा डायरेक्शन इज इक्वल टू बी साइन 0 अपॉन ए प्लस बी कॉस 0, भाई थीटा 0 लिया है ना, तो b साइन 0 अपॉन ए प्लस बी कॉस 0, b साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो tan अल्फा क्या होगा 0, tan अल्फा क्या होगा 0 होगा। क्लियर है ना, आगे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अल्फा क्या होगा 0 होगा, ठीक है, और
अल्फा की वैल्यू भी, अच्छा टेन अल्फा 0 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक है, फिर देखो केस सेकंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री लिया। अब की बात थीटा 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री वाले केस में r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना, तो यहां पे कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 लगा लेते हैं, कॉस 90, और कॉस 90 क्या होगा, 0, कॉस 90 0, 0 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चमक गया। अरे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी ना भाई, ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई कॉस 0 0 है तो 2ab भी 0 होगा, ओहो कॉस 0 नहीं, कॉस 90 0 है तो, ठीक है, तो 2ab भी क्या होगा, 0 होगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। यहां पे टेन अल्फा क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। टेन अल्फा क्या होगा, तो टेन अल्फा होगा बी साइन थीटा, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 क्या है, 0, साइन 90 है 1, तो बी बाय ए ये होगा टेन अल्फा। क्लियर है, बी बाय ए होगा टेन अल्फा। केस थर्ड देखें, केस थर्ड, थर्ड केस में क्या है, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लेते हैं, थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 180, वेरी सॉरी, cos 180, cos 180 is -1, then r is equals to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये r इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ही होगा। क्लियर है, r a माइनस बी हो गया। यहीं पे मैं एक बार डायरेक्शन भी देख लेता हूं, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 180 अपॉन ए प्लस बी कॉस 180, कॉस 180 इज -1 और साइन 180 इज 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0, देन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अच्छा वापिस से देखो, थोड़ा सा वापिस से देखना, r और टेन अल्फा की वैल्यू तो ये आई, r तो क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, r से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और अल्फा से क्या आएगा, अल्फा से अपन को डायरेक्शन मिलेगी, अल्फा से क्या मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। अल्फा है क्या, अल्फा एंगल है किस किस के बीच में, ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है, फिर देखो यहां पे केस फर्स्ट क्या किया था, थीटा इक्वल टू 0। अच्छा इसको समझाते हैं थोड़ा सा, थीटा इक्वल टू 0 मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू 0। तो अगर मैं सेम डायरेक्शन में चलने वाले वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, भाई ए प्लस बी कर दूंगा सीधा ही। क्लियर है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ए प्लस बी, अपोजिट में चल रहे हैं तो अपोजिट में ये वाला केस, इस वाले केस में, केस थर्ड में, केस थर्ड की जो बात हो रही है, केस थर्ड में ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अभी ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो माइनस कर देंगे, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा। दोनों 90 डिग्री पे हैं तो आर की वैल्यू ऐसी आएगी, आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। क्लियर है, दोनों 90 डिग्री पे हैं तो ये आएगी, और किसी एंगल पे है तो आर की वैल्यू ये आएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, आ गई बात समझ में। ठीक है, उतारो इसको फटाफट, फटाफट उतार लो, उतार लिया, मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, देखो भाई मिटाते हैं इसको।
अब अपने पास में एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बचा हुआ है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होगा, उसमें भी समझाते हैं। देखो अब देखो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि दो से ज्यादा वेक्टर आ गए तो कैसे ऐड करोगे। तो ये सिंपली क्या बोलता है, जितने भी वेक्टर्स आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पे दे रखे हैं, रिप्रेजेंट कर रखे हैं, उसकी हेड टेल से जोड़ दो, हेड को टेल से जोड़ दो। जैसे ए वेक्टर ऐसे दे रखा है, बी वेक्टर हमें ऐसे दे रखा है, सी वेक्टर हमें ऐसे दे रखा है, डी वेक्टर हमें ऐसे दे रखा है, ई वेक्टर हमें ऐसे दे रखा है। तो भाई अब मेरे को निकाल के बताओ इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इन सब वेक्टर्स का सम निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर को एज इट इज लिखो, मतलब पैरेलल शिफ्ट करवा रहे हैं अपन, और बी वेक्टर को ए वेक्टर की टेल से, जरूरी नहीं है ये बी वेक्टर ही हो, ठीक है, अभी हमने बी वेक्टर लिया है, ऐसे एडजस्ट करना है कि सब कनेक्शन सब सही हो जाए। तो ये बी वेक्टर यहां पे हेड से टेल को मिला दिया है, फिर यहां पे अपन ने सी वेक्टर ले लिया, फिर अपन ले लेते हैं डी वेक्टर, डी वेक्टर ऐसे ही कुछ है, फिर हम ले लेते हैं ई वेक्टर, ई वेक्टर ऐसे कुछ है। अब ये तो कनेक्शंस हो गए, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल वेक्टर के हेड से और इनिशियल वेक्टर की टेल से कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब ये होगा आपका फाइनल आर वेक्टर। क्लियर है, ये तो आपका आर वेक्टर होगा, ये हेड और टेल, ठीक है। यहां पे हेड से हेड मिलना चाहिए फाइनल वेक्टर के, और इनिशियल वेक्टर के टेल से टेल मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से ये कैसे निकालेंगे आर वेक्टर, तो यहां से हमने एक वेक्टर लिया R1 वेक्टर, R1 वेक्टर, इस R1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, R1 वेक्टर होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। R1 वेक्टर कितना होगा, R1 वेक्टर होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर है, फिर हमने एक और यहीं से एक और वेक्टर लिया, इसको बोला R2 वेक्टर, R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या होगा हमारे पास में, R2 वेक्टर होगा R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, R2 वेक्टर क्या होगा R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। और R2 वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि R1 वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। क्लियर है, फिर अपने पास में एक और है, हमारे पास में अभी भी रिजल्टेंट नहीं आया हमारे पास में, तो इसको ले लेते हैं अपन R3 वेक्टर, डी पॉइंट पे कनेक्ट करवाते हैं। तो R3 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर। R2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R3 वेक्टर, R2 वेक्टर की वैल्यू है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, R वेक्टर। फाइनली हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर आ गया R वेक्टर। R वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, R वेक्टर होगा R वेक्टर होगा R3 वेक्टर प्लस E वेक्टर, R3 वेक्टर प्लस E वेक्टर, ठीक है। और इस R वेक्टर को लिखेंगे, R3 वेक्टर क्या था, देखो R3 वेक्टर था A प्लस B प्लस C प्लस D सबका वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर और प्लस E वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, फाइनल R वेक्टर आ गया है, फाइनल R वेक्टर आ गया। इस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। फिर R1 वेक्टर के साथ में C वेक्टर जो एंगल बना रहा है, देखो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल तो होगा अपना θ1, ये वाला एंगल θ2, ठीक है। और फिर ये और ये वाला एंगल θ3, ये वाला एंगल θ4, ठीक है, θ4 होगा।
क्लियर है ना, समझ में आ रहा है भाई? ये ही तो एंगल है ए और बी के बीच में, ये θ1। फिर R1 वेक्टर और C वेक्टर के बीच में θ2, R2 वेक्टर है ना, हाँ R2 वेक्टर, ओहो थोड़ा कर दिया, थोड़ा क्या, बहुत गलत कर दिया। देखो R2 वेक्टर और D वेक्टर के बीच में है θ3, R3 वेक्टर और E वेक्टर के बीच में, R3 वेक्टर और E वेक्टर के बीच में है θ4। ठीक है, क्लियर है? ऐसे अपन ऐड करते जाएंगे, फिर हमारे पास में रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, बना लो। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।